ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऑटो शंकर, मद्रास's मोस्ट डेंजरस गैंगस्टर। कहते हैं फिल्में सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती हैं, पर अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा क्रिमिनल भी था जिसने फिल्मों से इंस्पायर होके पूरी मद्रास में अपना आतंक फैला रखा था, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? आज की कहानी है ऑटो शंकर की, एक ऐसा खतरनाक सीरियल किलर और गैंगस्टर जिससे पुलिस वाले और पॉलिटिशियंस तक डरते थे। गौरी शंकर 1970s में एक बेहतर जिंदगी के लिए मद्रास आया। कुछ छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद वो एक ऑटो ड्राइवर बन गया। लेकिन एक आम आदमी गौरी शंकर से खतरनाक गैंगस्टर और सीरियल किलर ऑटो शंकर बनने का उसका सफर उस दिन शुरू हुआ जब देर रात एक आदमी एक बड़ा सा बैग लेकर उसके ऑटो में बैठा। उन दिनों मद्रास में शराब पर बैन लगा हुआ था। शराब की स्मगलिंग रोकने के लिए पुलिस ने पूरे शहर में चेक पॉइंट्स लगा के रखे थे। ऐसे ही एक चेक पॉइंट के पास जब उनका ऑटो पहुंचा तो पीछे बैठा वो आदमी घबराते हुए गौरी को ऑटो मोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगा। शंकर समझ गया था कि दाल में कुछ काला था और उसने उस आदमी से पूछा कि आखिर उसके बैग में ऐसा था क्या। तब उस आदमी ने उसे डरते हुए बताया कि उस बैग में शराब थी। शंकर ने रास्ता बदलने के बजाय उसे आराम से बैठने को कहा और कुछ एक्स्ट्रा पैसों के बदले में उसे आराम से उस चेक पॉइंट के पार ले गया। उस दिन उस बैग को सक्सेसफुली स्मगल करने के बाद शंकर को एक ऐसा आइडिया आया जिसके बारे में किसी भी स्मगलर ने नहीं सोचा था। उसने ऑटोस का इस्तेमाल करके शराब की स्मगलिंग शुरू कर दी। एक छोटे लेवल पर उसने स्मगलिंग की सारी तरकीबें सीख ली। शराब पर बैन लगाना सरकार को भारी पड़ रहा था। उनके खिलाफ नारेबाजी बढ़ने लगी थी और अपनी पावर को बनाए रखने के लिए सरकार ने शराब पर से बैन हटा दिया। स्मगल्ड शराब की कीमत कम हो गई, पर शंकर तब तक शराब की स्मगलिंग में मौजूद सभी लोगों को पहचान गया था। स्मगल्ड शराब कहां से आती थी और कहां बिकती थी उसे सब पता था। उसने अपना धंधा फैलाना शुरू कर दिया। ऑटो की सीट के नीचे वो शराब डालकर लाता और ठीक ठाक दामों में बेच देता। लेकिन फिर शंकर की किस्मत खुली, क्योंकि सरकार ने फिर से मद्रास में शराब पर बैन लगा दिया। शंकर ने इसके बाद अपने इलाके पेरियार नगर में देसी शराब की भट्टी लगा ली। इस वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि वो शराब बनाता और ऑटो ड्राइवर्स के नेटवर्क के जरिए उस शराब को बेच देता। उसने अपनी गैंग में अपने परिवार को भी शामिल कर लिया। उसका भाई मोहन और सेल्वराज उर्फ सेल्वा उसके धंधे का हिस्सा बन गए। साथ ही साथ उसने बढ़िया क्वालिटी की शराब और पैसों की मदद से पुलिस को भी खरीद लिया। शंकर अब शराब की स्मगलिंग की दुनिया में काफी बड़ा नाम बन चुका था, पर वो इतने में नहीं रुका। एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर उसके लिए आम थे और अब लोग उसके नाम से कांपने लगे थे। पेरियार नगर, जो मद्रास का एक अंडर डेवलप्ड एरिया था, शंकर की गैंग का अड्डा बन गया। प्रोस्टिट्यूशन के धंधे की शुरुआत भी पेरियार नगर में ही हुई। मासूम लड़कियों को इस गंदे धंधे में ढकेलने के लिए भी ऑटो शंकर ने अपने ऑटो का इस्तेमाल किया। कॉलेज या मार्केट के आसपास से वो पैसेंजर्स को बिठाता और बीच रास्ते में गाड़ी को दूसरे रास्ते से पेरियार नगर ले जाता। धीरे धीरे ऑटो शंकर, ऑटो मोहन और सेल्वा ने पेरियार नगर की झुग्गियों को प्रोस्टिट्यूशन का हब बना दिया। लूटपाट, जोर जबरदस्ती, स्मगलिंग और किडनैपिंग जैसे क्राइम्स को ऑटो शंकर और उसकी गैंग ऑटोस के ही जरिए अंजाम दिया करती थी। अपने पॉलिटिकल कलेक्शंस को मजबूत करने के लिए शंकर ने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों को भी लड़कियां सप्लाई करना शुरू कर दिया था। शंकर फिल्मों के पीछे पागल था। फिल्म देखते हुए उसे हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर्स ही पसंद आते थे और वो अपनी जिंदगी में कई चीजें फिल्मों के विलन से इंस्पायर होकर करता था, जिनमें से एक था उसके पहले 2 मर्डर्स।
फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर्स की तरह उसे डांस बार में जाकर स्टाइल से काले चश्मे पहनकर लड़कियों को देखना बहुत पसंद था। उस दिन भी वो अपने साथियों से घिरा हुआ टेबल पर पांव चढ़ाकर काला चश्मा पहन के हाथ में शराब लिए बैठा था। उसके सामने लिली नाम की एक डांसर नाच रही थी, जिसको देखकर शंकर पागल हो गया। शंकर लिली को उस डांस बार से लेकर आ गया। दोनों एक साथ रहने लगे, लेकिन लिली शंकर से परेशान हो गई थी और एक दिन वो मौका देखकर एक लड़के के साथ भाग गई। सेल्वा को जब ये खबर मिली तो वो भागकर शंकर के पास गया और शंकर लिली की भागने की खबर सुन के गुस्से से पागल हो गया। उसने सेल्वा को बोला कि सारे गैंग वालों को सारा काम बंद करके उन दोनों को ढूंढने को कहे। जब कुछ घंटों बाद सेल्वा लिली और उसके आशिक को पास के ही एक लॉज से ढूंढ कर लेकर आया, तो उसके बाद शंकर ने जो करा वो देखकर उसके सारे गैंग मेंबर्स की रूह कांप गई। उसने लिली को बिना रुके पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। वो उसे तब तक पीटता गया जब तक उसका आशिक रो रो के कांपने नहीं लगा। शंकर फिर एकदम से शांत हो गया और उसने फिर शराब पीते पीते लिली के आशिक पर कैरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया, जिसके बाद उसने उसकी अस्थियां बे ऑफ बंगाल में बहा दी और लिली की बॉडी को पेरियार नगर की एक दीवार में चुनवा दिया। शंकर इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था और जो भी उसे परेशान करता वो उसकी जान ले लेता। एक बार 3 लड़के शंकर के दूसरे अड्डे आईबी रोड के एक लॉज में रहने आए। वो लोग जिद करने लगे कि उन्हें लड़कियों को सारा दिन बाहर घुमाने लेकर जाना है। जब सेल्वा और मोहन ने मना कर दिया तो वो उनकी बात ना मानकर शोर मचाने लगे और मारपीट करने लगे, जिससे परेशान होकर शंकर वहां आया और अपने आदमियों के साथ मिलके उन तीनों को इतना मारा कि उनकी जान चली गई। जिसके बाद ऑटो शंकर उन्हें अपनी ऑटो में डाल के पेरियार नगर ले आया और उनकी लाशों को भी दीवार में चुनवा दिया। ऑटो शंकर अब एक सीरियल किलर बन चुका था और उसे किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसने एक डायरी बना रखी थी जिसमें उन सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों के नाम थे जिनको वो लड़कियां सप्लाई करता था। साथ ही साथ अपने आप को पॉलिटिशियंस से बचाने के लिए उसने उनकी लड़कियों के साथ फोटोज भी खींच रखी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे शंकर के आतंक का अंत शुरू हो गया। साल 1990 मद्रास में उन दिनों लोग दहेज के कारण कई बार अपनी बेटियों की शादियां कराने के बजाय उन्हें बेच दिया करते थे। कई बार पुलिस के पास लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट आती थी, पर वो इन्हीं बहानों का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन नहीं करती थी कि वो लड़कियां किसी के साथ भाग गई होंगी या उनके माँ बाप ने उन्हें बेच दिया होगा। लेकिन फिर एक साथ 9 लड़कियों की मिसिंग होने की रिपोर्ट आई। पुलिस इस बार इन्वेस्टिगेशन को टाल नहीं सकती थी और ऑटो शंकर उनके शक में घिरा हुआ था। उसी साल एक दिन दिव्या नाम की एक लड़की जो गुजरात से मद्रास पढ़ने आई थी, एक रात अपने हॉस्टल वापस जा रही थी। वो एक शराब की दुकान के पास से गुजर ही रही थी जब 3 लोग एक ऑटो में आए और उसे उठा लिया। ये तीनों ऑटो शंकर के आदमी थे जो उस शराब की दुकान पर बैठकर दिव्या को देख रहे थे। उन्होंने दिव्या के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने उसे बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, पर वो एक मोड़ पर उनसे हाथ छुड़ाकर ऑटो से कूद गई। खून से लथपथ दिव्या पास के एक पुलिस चौकी की ओर भागी। ऑटो शंकर के आदमियों ने उसका पीछा करा और वो उसे पकड़ने वाले थे कि इतने में ही एक कांस्टेबल दिव्या को चौकी के अंदर ले गया। दिव्या ने जब एफआईआर फाइल की तो उसने पुलिस को बताया कि वो उन लोगों को जानती नहीं थी, पर वो लोग बार बार बस एक ही नाम ले रहे थे, ऑटो शंकर। उस दिन ऑटो शंकर के अगेंस्ट पुलिस में पहली बार रिपोर्ट दर्ज हुई। इसी केस के चलते शंकर को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट्स की वजह से पुलिस को उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन थोड़े समय बाद सरकार पलट गई और नई सरकार की तरफ से मद्रास में नए एलजी आए। दिव्या के माँ बाप ने उनसे अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा।
और उन नए एलजी ने पुलिस को शंकर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया। इसी टीम में शामिल थे पुलिस कांस्टेबल आरी पेरियार नगर के पास ही रहते थे और ऑटो शंकर की रग रग से वाकिफ थे। पुलिस ने आरी के कहने पर ऑटो शंकर के भाई और लेफ्ट हैंड ऑटो मोहन के साले एल्डिन को गिरफ्तार करा और काफी मारा। एल्डिन टूट गया और इसकी मदद से पुलिस ने पेरियार नगर में रेड मारी। उन्होंने इस रेड के दौरान पेरियार नगर की दीवारें भी तोड़ी, जिसमें से एक एक करके 6 कंकाल मिले। अगले दिन ये खबर हर अखबार में फैल गई। शंकर अरेस्ट तो हुआ, पर वो एकदम शांत था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। शंकर के अरेस्ट होने के बाद उन सब बड़े पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों के नाम सामने आए जो शंकर की मदद करते थे, लेकिन उन सभी नामों को दबा दिया गया। कोर्ट में जब शंकर को पेश किया गया तो उसने बताया कि उसने इन सारे कामों की इंस्पिरेशन फिल्मों से ली थी। उसने ये भी बताया कि वो 9 लड़कियां जो गायब हुई थी वो सब मर चुकी थी। केस अभी कोर्ट में चल ही रहा था कि ऑटो शंकर कुछ छोटे जेल कर्मचारी और वार्डन्स की मदद से चेन्नई यानी मद्रास सेंट्रल जेल से भाग गया। बाद में शंकर उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। क्योंकि शंकर अपने सारे क्राइम्स को कन्फेस कर चुका था, कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। शंकर ने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन भी लिखा, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार 27 अप्रैल 1995 को गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर को फांसी पर चढ़ा दिया गया और चेन्नई से उसका आतंक खत्म हुआ।